मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियाँ सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, तू जरा कोशिश तो कर। राह संघर्ष की जो चलता है, वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, जिसने जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है। आप भी अनवरत प्रयास करें, सफलता आप लोगों को अवश्य प्राप्त होगी। आज की कक्षा में हम स्थानीय स्वशासन टॉपिक पूरा करने के बाद, चूंकि आप जानते हैं कि हमने पंचायती राज और नगर पालिकाओं के बारे में अध्ययन किया, ग्रामीण और शहरी निकायों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की, हमने ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के बारे में चर्चा की, हमने शहरी नगर पालिकाओं के बारे में चर्चा करने के बाद में इस टॉपिक से आज तक आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करना चाह रहे हैं। क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि ये वह प्रश्न है जो कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में आ रखे हैं, और किस एग्जाम में प्रश्न आए वो हमने एग्जाम भी आपके सामने मेंशन कर रखा है। स्थानीय स्वशासन एक ऐसा टॉपिक है, वो राजस्थान की ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन होता है और स्थानीय स्वशासन का टॉपिक नहीं होता है। लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये टॉपिक होता है। पिछले कुछ वर्षों से इस टॉपिक में से बहुत डिटेल में प्रश्न पूछे जाने लगे, बहुत गहराई से प्रश्न पूछे जाने लगे। आप लोग खुद महसूस करेंगे जब मैं इन प्रश्नों को आप लोगों को हल करवाऊंगा, जब विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को हम एक जगह करके आप लोगों के सामने रख रहे हैं, तो आप महसूस कर पाएंगे कि आज से 5 साल पहले क्या प्रश्नों का प्रकृति थी और आज प्रश्नों की प्रकृति क्या है। आज कॉन्स्टिट्यूशन के हूबहू लैंग्वेज से प्रश्न पूछे जाते हैं, बैरेक्ट की लैंग्वेज से प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत गहराई से उनका अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो आइए आज हम बात जो करना चाह रहे हैं वो स्थानीय स्वशासन के टॉप एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करना चाह रहे हैं। लेकिन पहले प्रश्न पर जाने से पहले 1 मिनट आप लोगों का मैं लूंगा। यदि आप स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान से तैयारी कर रहे हैं, यदि आप स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान से तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे ऐप को अवश्य डाउनलोड करें, पॉलिटिकल एकेडमी। ये हमारे ऐप का लोगो है, पॉलिटिकल एकेडमी। आप प्ले स्टोर पर लिखकर हमारे ऐप को अवश्य डाउनलोड करें। पॉलिटिकल एकेडमी ऐप को डाउनलोड करने के बाद में आप कंटेंट पे क्लिक करें और उसमें जाकर डेमो क्लासेज के फोल्डर में हमारे कंटेंट जो है, हमारे जो नोट्स है, हमारे जो वीडियो है, डेमो क्लासेज है, उनको अवश्य देखें। आपको लगता है कि पॉलिटिकल एकेडमी आपके लक्ष्य में सारथी की भूमिका निभा सकते हैं, तो आप हमारे बैच से जरूर जुड़े। वहां बैच आपको 9 नंबर मिल सकता है, 10 नंबर मिल सकता है, 11 नंबर मिल सकता है। जो भी बैच रनिंग में रहेगा वो आप लोगों को बैच मिलेगा। इस बैच से आप क्यों जुड़े, आपके मन में एक प्रश्न रहेगा। तो सबसे पहले तो 2 वर्ष की वैधता है और एग्जाम तक आपको कोर्स को कभी रिन्यू करवाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। दूसरी, इसमें हम 5000 प्लस प्रश्नों के एमसीक्यूज के वीडियो हल दे रहे हैं। जैसा ये वीडियो हल है उस प्रकार के 5000 प्रश्नों के वीडियो हल प्रत्येक टॉपिक के बाद में आप लोगों को मिलेंगे। 5000 प्लस प्रश्नों की टेस्ट सीरीज आपको उसी में मिलेगी, भाग वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी, पूरे पाठ्यक्रम की टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें मिलेगी। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कक्षा 11 और 12 की जो एनसीईआरटी है ये आप लोगों को मिलेगी, क्योंकि यहां से 15 से 20 प्रश्न 11th और 12th की एनसीईआरटी में पिछले स्कूल व्याख्याता के एग्जाम में पूछे गए थे। तो आप लोग इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं। और अंतिम बात है कि नोट्स जो है आपको टाइप किए हुए मिलेंगे, जिसके आप प्रिंट आउट भी निकाल सकेंगे। यदि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और सेकंड ग्रेड में केवल पॉलिटिकल साइंस वाला भाग यदि आप करना चाहते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में जो आता है, तो उसका भी एक बैच हमने क्रिएट कर रखा है। वो मैटर जो है काफी लेंथी है, आप लोग सोच समझकर जुड़े, सेकंड ग्रेड वाले डिटेल में आप पढ़ सकते हैं तो ही आप जुड़े, अन्यथा उससे नहीं जुड़े। आइए हम सीधे प्रश्नों पर चलते हैं कि किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों का हल कैसे किया जा सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि हम प्रत्येक प्रश्न को हल करते समय उसके साथ में बहुत सारी बातों को एक साथ लेते हैं। एक प्रश्न के साथ में 4 प्रश्न हम हल करवाते हैं। लगभग 100 से अधिक प्रश्न हम इस टॉपिक में देखेंगे, तो प्रत्येक प्रश्न में 3-4 की बात करेंगे तो लगभग 300 से 400 प्रश्न का रिवीजन आपके इस कक्षाओं में होने वाला है। आज की कक्षा में हम प्रयास कर रहे हैं कि कितने प्रश्नों पर हम चर्चा कर सकते हैं, अधिकतम का प्रयास हमारा रहेगा। आइए पहला प्रश्न आप लोगों के सामने, साथ साथ में आप खुद भी उत्तर दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही उत्तर बताऊं। हालांकि मैं आपसे पूछकर आपका समय खराब नहीं करूंगा कि इसका उत्तर बताइए क्या है, वो चीज नहीं करेंगे। मैं सीधे प्रश्नों को हल करवा रहा हूं, आप पहले से उसका उत्तर सोच सकते हैं कि इसका उत्तर क्या रहेगा। पहला प्रश्न, निम्नांकित में से किस समिति की अनुशंसा पर
अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज का विस्तार अधिनियम 1996 यानी कि पेसा एक्ट बनाया गया। पेसा एक्ट बनाया गया। आप लोग सब जानते हैं कि पेसा एक्ट 1996 का है और इस पेसा एक्ट को और राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के प्रावधानों में समन्वय स्थापित करने के लिए एक उपांतरण अधिनियम 1999 बनाया गया और वर्ष 2011 में इस संदर्भ में नियम भी बनाए गए जिसके तहत बहुत से प्रावधान किए गए। आजकल इनमें से भी प्रश्न पूछे जाने लग गए। 1994 में दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है कि भारतीय संविधान के भाग 9 के जो प्रावधान है, संविधान के भाग 9 के जो प्रावधान है पंचायतों के, उन प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करने के संदर्भ में सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया गया। इस समिति का नाम है भूरिया समिति। दिलीप सिंह भूरिया के नाम से ही इस समिति का नाम क्या है? भूरिया समिति। इस समिति का गठन किया गया 1994 में। 1995 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, अपनी सिफारिश की। इसी समिति की सिफारिश पर 1996 में पेसा एक्ट 1996 बनाया गया। तो ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो इस प्रश्न का उत्तर तो हो जाएगा दिलीप सिंह भूरिया समिति। ध्यान आपको यह भी रखना है कि यह प्रश्न एक बार नहीं 2-3 बार पूछा गया, लेकिन मैंने एक एग्जाम वाला लिया, स्कूल व्याख्याता 2018 वाला। अगला कथन है भारत में स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। आप लोग जानते हैं कि 73 अमेंडमेंट के तहत पंचायत राज संस्थाओं को और 74 अमेंडमेंट के तहत नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो यह कथन बिल्कुल क्या है? सही है। अगला, भारत में निर्वाचित स्थानीय संस्थाओं के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया। भारत में निर्वाचित स्थानीय संस्थाओं को, ये जो स्थानीय संस्थाएं हैं, इनका स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए, इनका अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया गया। यह कथन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बख्तरी गांव में पंचायत राज संस्थाओं का शुभारंभ तो कर दिया गया। मध्य प्रदेश 11, आंध्र प्रदेश 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य था जहां इस संदर्भ में चुनाव करवा दिए गए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख नहीं होने के कारण, संवैधानिक दर्जा नहीं होने के कारण समय पर चुनाव नहीं होते थे, वित्त का अभाव था और कई प्रकार के प्रावधान नहीं होने के कारण जो है ठीक से समय पर यह संस्थाएं काम नहीं कर पा रही थी। आप लोग जानते हैं कि 73वें संविधान संशोधन से पहले हमारे राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं के 5 बार चुनाव हुए जो पंचायत राज विभाग के द्वारा करवाए गए थे। 1960 हमारे राजस्थान में पहले चुनाव, 1965 दूसरे चुनाव, तीसरे चुनाव 1978 में होते हैं। आप लोग देखिए इतना सारा लंबा गैप हो जाता है। चौथे चुनाव 1981 और 5वें चुनाव 1988। तो 5 चुनाव हुए, आप लोग देख लीजिए 1960 से लगाकर 1990 के बीच में, जबकि हर 5 वर्ष के बाद में चुनाव होने चाहिए। तो चुनाव करवाने वाली अलग से संस्था नहीं होने के कारण, वित्त आयोग का नहीं होने के कारण और भी कई प्रकार के संवैधानिक प्रावधान नहीं होने के कारण ये संस्थाएं ठीक से काम नहीं कर पा रही थी। अतः इनको स्थायित्व देने के लिए 73 अमेंडमेंट और 74 अमेंडमेंट किया गया और इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा देने से अब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान हो गया कि 5 वर्ष इनकी अवधि रहेगी। प्रथम अधिवेशन की प्रथम बैठक से 5 वर्ष की अवधि रहेगी, उससे पहले ही चुनाव करवा लिए जाएंगे। यदि विघटित की जाती है तो शेष अवधि के लिए 6 माह में चुनाव करवा लिए जाएंगे और धन का भी स्थायित्व हो गया, इनके विषय भी आवंटित कर दिए गए 11वीं और 12वीं अनुसूची के अंतर्गत। तो दोनों कथन सही है, लेकिन अब प्रश्न है कि दोनों कथन, 2 कथन एक है, इनकी कथन आर ए की व्याख्या कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है। तो बहुत ढंग से आप लोग समझ पा रहे हैं कि ए आर दोनों ही सही है और आर के द्वारा ए की सही व्याख्या की गई। कैसे करेंगे? आप यहां पर क्योंकि लगा दीजिए। अब इस प्रश्न को पढ़ने का प्रयास करें कि भारत में स्थानीय सरकारों को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया क्योंकि भारत में निर्वाचित स्थानीय संस्थाओं के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया। या आप यहां इसलिए शब्द भी लिख सकते हैं, इसलिए जो है भारत में निर्वाचित संस्थाओं के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया। या ऐसा क्यों किया गया, इसके लिए किया गया। तो कथन दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है। बड़ा अच्छा प्रश्न था स्कूल व्याख्याता 2018 में। अगला, पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा। देखिए मैंने आप लोगों को बहुत ढंग से बताया था कि
73वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान की अनुसूची 9 में प्रावधान किए गए, चूंकि संविधान के भाग 9 में प्रावधान किए गए। आप लोग जानते हैं कि भाग 9 7वें संविधान संशोधन के बाद में रिक्त था, तो उसमें 73 अमेंडमेंट के तहत पंचायतों के संदर्भ में प्रावधान किए गए और अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 243 ए से लगाकर 243 ओ तक, यानी कि 243 कैपिटल ए से 243 ओ तक कुल 16 अनुच्छेद जोड़े गए। कितने अनुच्छेद जोड़े गए? 16। जबकि 74 अमेंडमेंट के तहत एक नया भाग जोड़ा गया 9 कैपिटल ए और आर्टिकल 243 पी से लगाकर 243 जेड, 243 जेड ए से लगाकर 243 जेड जी तक टोटल 18 आर्टिकल इसके तहत जोड़े गए, जिसमें इन संस्थाओं के संदर्भ में प्रावधान किए गए। पंचायत राज संस्थाओं के संवैधानिक प्रावधान इसमें है आर्टिकल 243 कैपिटल ए से 243 ओ तक, जबकि नगर पालिकाओं के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान इन आर्टिकल में है। इन अनुच्छेद को याद रखना बहुत अधिक जरूरी है और बहुत भीतर से आर्टिकल पूछे जाते हैं, ये बात मैंने आप लोगों के साथ में साझा की है। बहुत बार प्रश्न पूछे गए, आप लोग देखेंगे कम से कम 15 से 20 प्रश्न आपको इन आर्टिकल के मिलेंगे। इसका मतलब इन अनुच्छेद को बहुत ढंग से याद करने की आवश्यकता है। मैंने आप लोगों को तुलनात्मक भी यह अनुच्छेद करवाया था। मैंने आपको कहा था कि जेड में जो प्रावधान है, आर्टिकल 243 जेड में जो प्रावधान है वो का वो प्रावधान है आर्टिकल 243 जे में। कैसे याद हमने किया था कि परीक्षा हमेशा अंत में होती है। पहले आप लोग जानते हैं कि हम तैयारी करते हैं और अंत में तैयारी करने के बाद में क्या होती है? परीक्षा। तो एबीसीडी का सबसे अंतिम अल्फाबेट कौन सा है? जेड है। तो सम परीक्षा का प्रावधान नगर पालिकाओं के संदर्भ में तो जेड में है, लेकिन जेड और जे को हमने एक जैसा मानते हुए पंचायत राज संस्थाओं के संदर्भ में कौन सा आर्टिकल रहेगा? आप लोगों के जे आर्टिकल रहेगा। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों के 243 जे। हमेशा ये आर्टिकल आपको इंग्लिश वाले देखकर करने, एबीसीडी में याद करने, कख गगड़ में आप ठीक से याद नहीं रख पाएंगे, तो इसलिए ये वाला उत्तर इसके सही हो जाएगा। तो ये आर्टिकल आपको बहुत ढंग से याद रखने पड़ेंगे। बहुत सारे अनुच्छेद के प्रश्न आते हैं। अगला, भारत के संविधान के उपबंधों के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। उस संदर्भ में 2 कथन दे रखे हैं। इन दोनों कथन की तरफ जाने से पहले हमें कुछ बातें समझ लेनी चाहिए। पहली बात, अनुच्छेद 243 जेड डी में जिला योजना समिति का प्रावधान है। जिला योजना समिति, डीपीसी, जिला योजना समिति। बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं इनमें से और बहुत खूबसूरत प्रश्न पूछा गया है ये। दूसरी बात, अनुच्छेद 243 जेड ई में ध्यान रखना महानगर योजना समिति का उल्लेख है। महानगर योजना समिति, महानगर योजना समिति, और दोनों में से बड़े अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अनुच्छेद 243 जेड डी का खंड जो 1 है उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि जिला स्तर पर पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा इस प्रश्न की खूबसूरती देखना आप लोग, बहुत जबरदस्त प्रश्न पूछा गया। पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन करने के लिए और विकास योजनाएं तैयार करवाने के लिए जिला योजना समिति होगी। इस बात का उल्लेख है आर्टिकल 243 जेड डी के खंड 1 में। अब ध्यान ऐसे रखना कि डी का मतलब डिस्ट्रिक्ट होता है, तो डी से आप लोग जिला योजना समिति को याद रख लोगे। दूसरी बात, जिला योजना समिति की सदस्य संख्या का कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 243 जेड डी में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि जितनी भी इसकी सदस्य संख्या होगी उसके 4/5 जो सदस्य है वो पंचायतों, जिला स्तर पर जो पंचायत और नगर पालिका के द्वारा उन सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा। बाकी सदस्य मनोनीत हो सकते हैं, नाम निर्देशित हो सकते हैं। तो हमारे राजस्थान में प्रत्येक जो डीपीसी है उसकी सदस्य संख्या 25 है, तो 20 सदस्य तो जिला स्तर की जो पंचायत है और जो नगर पालिका है उसके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। 5 सदस्य इसके पदेन होते हैं। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। एक और बात ध्यान रखनी है कि इस जिला योजना समिति का जो अध्यक्ष होता है वो जिला प्रमुख होता है। कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। जिला प्रमुख के द्वारा
ये जो योजना तैयार की जाती है ये राज्य सरकार को भेजी जाती है, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न की खूबसूरती आप लोग देखें, इस प्रश्न की क्वालिटी आप लोग समझें और नए प्रकार के आ रहे प्रश्नों की प्रकृति से समझने का प्रयास करें। और आपको यह तय करना है कि अब हम लोगों को कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना है, किन बातों का पढ़ते समय ध्यान रखना है, यह बात समझाने में यह प्रश्न एक बहुत जबरदस्त उदाहरण आप लोगों के लिए रहेगा। पहला कथन, जिले में पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन करने के लिए। यह कथन आधा सही और आधा गलत है। आपको हो गया आधा सही और आधा गलत कैसे हो गया, क्योंकि यहां लिखा हुआ जिले में पंचायतों द्वारा तैयार की गई, नहीं, जिले में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई। नगर पालिकाओं का मतलब मैंने कई बार बताया, यहां नगर निगम है, नगर परिषद है और नगर पंचायत है, जिसको हम राजस्थान में नगर पालिका कहते हैं। अनुच्छेद 243 जेड डी के खंड 1 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि जिला स्तर पर पंचायतों और नगर पालिकाओं के द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन करने के लिए और विकास योजना बनाने के लिए एक जिला आयोजना समिति का गठन किया जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि यह कथन क्या हो गया, गलत हो गया। यह आधा सही है और आधा गलत है। आप सोचिए जरा, केवल एक नगर पालिका शब्द यदि यहां होता तो कथन सही हो जाता। बहुत गहराई से अध्ययन करने का आवश्यकता, शब्द टू शब्द अब आप लोगों को इन चीजों को समझने की आवश्यकता है। दूसरा, संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए, तो बिल्कुल संपूर्ण जिले के लिए योजना का प्रारूप तैयार होगा, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र भी आएगा और शहरी क्षेत्र भी आएगा। इसलिए पंचायत और नगर पालिका दोनों के लिए योजनाओं को तैयार करने के लिए जिला योजना समिति का प्रावधान किया गया है। और ध्यान रखना, यह प्रावधान 74 अमेंडमेंट 1992 के तहत किया गया। तो यह कथन बिल्कुल सही है। तो इसमें आप लोगों के सही है, किंतु हां, एक सही है किंतु दो असत्य नहीं, हां, एक असत्य है और दो सही है। तो 2 नंबर इसका आपके उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बड़ा अच्छा प्रश्न था। इस प्रश्न के माध्यम से मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि किस लेवल के प्रश्न आजकल पूछे जाते हैं। और ये देखिए, भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार महानगर योजना का अध्यक्ष विकास योजना निम्नांकित में से किसे भेजता है। तो मैंने बात पहले ही बता दिया आप लोगों को कि एक ही एग्जाम में देखिए कंटिन्यू प्रश्न उठाए गए। अनुच्छेद 243 जेड ई के खंड 4 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि महानगर योजना समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो अध्यक्ष विकास योजनाएं राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे या राज्य सरकार को भेजते हैं। विद्यार्थी यहां बहुत कंफ्यूज रहता है। जब हम ठीक से पढ़ के इन चीजों को नहीं जाते हैं तब हमें लगता है कि वो किसको भेजता है, राज्यपाल को भेजता होगा। अधिकतम विद्यार्थी राज्यपाल की तरफ जाएंगे, लेकिन राज्यपाल नहीं है, यहां राज्य सरकार है, ध्यान रखना। और यह की बात आर्टिकल 243 जेड डी के खंड 4 में लिखा हुआ है कि जिला योजना समिति का जो अध्यक्ष है इन योजनाओं को राज्य सरकार के पास में भेजेगा। बड़ा अच्छा प्रश्न है। अगला देखिए, पंचायत राज संस्थाओं के कार्यकरण की समीक्षा के लिए जनता पार्टी के द्वारा नेट जून 2024 में प्रश्न पूछा गया। हालांकि पेपर रद्द कर दिया गया, वो अलग बात है, लेकिन प्रश्न हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जनता पार्टी सरकार के द्वारा गठित कौन सी समिति थी। तो आप लोग जानते हैं 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनती मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, और उनके द्वारा अशोक मेहता समिति का गठन किया जाता है 1977 में। आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसका गठन कब किया गया, दिसंबर 1977 में इसका गठन किया जाता है 1977 में, और अगस्त 1978 में इसने अपनी सिफारिशें की थी। तो अशोक मेहता समिति जिसने द्विस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की, इसने मंडल स्तर यानी ग्राम पंचायत और खंड स्तर को मंडल पंचायत का और जिला स्तर, 2 ही स्तर इसने बताया, त्रिस्तरीय बात इसने नहीं की। जबकि आप जानते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति 1957 में जो गठित की गई थी योजना आयोग के द्वारा, तो उस समिति के द्वारा त्रिस्तरीय ढांचे की बात की गई थी, ग्राम स्तर, खंड स्तर और जो है जिला स्तर पर। अशोक मेहता समिति ने SC ST के आरक्षण के लिए सिफारिश की थी। अशोक मेहता समिति ने कहा था राजनीतिक दलों को भी इन संस्थाओं के चुनाव में भाग लेना चाहिए। तो अशोक मेहता समिति के सुझावों को आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और इसने पंचायत राज मंत्री, प्रत्येक जिले राज्य में एक पंचायत राज मंत्री होना चाहिए, पंचायत राज विभाग की भी सिफारिश की थी। बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है अशोक मेहता समिति से। देखिए, इन टॉपिक में से समितियों के प्रश्न पूछे जाते हैं, आर्टिकल के प्रश्न पूछे जाते हैं विशेष रूप से सबसे अधिक। अगला देखिए, ये नेट के प्रश्न में 2 प्रश्न ऐसे पूछे गए थे जून वाले एग्जाम में। एक पंचायत राज संस्थाओं से संबंधित पूछा गया था, एक नगर पालिकाओं से संबंधित पूछा गया था।
समितियां और उन समितियों के द्वारा क्या सुझाव दिए गए, उस आधार पर क्वेश्चन पूछे गए और उनका क्रम भी पूछा गया। यह प्रश्न का एक लेवल है। हालांकि नेट जून का जो पेपर था काफी सरल था, सरल होने के कारण उसमें विकल्प बहुत इजी दे दिए, बाकी पेपर सरल नहीं था। उसमें ये जो प्रश्न थे उसका जबरदस्त लेवल था। आइए देखते हैं इन प्रश्नों का क्या उत्तर हो सकता है। पंचायत राज संस्था से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले है पंचायतों और सहकारी समितियों का कार्यकारी समूह। ये एसडी मिश्र अध्ययन दल का गठन किया गया था 1961 में। एसडी मिश्र अध्ययन दल, एसडी मिश्र अध्ययन दल 1961। क्योंकि एसडी मिश्र अध्ययन दल का गठन किया गया, देखिए 3 तरीके से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। एक तो किसी अध्ययन दल, समिति या आयोग का गठन कब किया गया, दूसरा क्यों किया गया, और तीसरा उसने अपनी सिफारिश की क्या की थी, उस आधार पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो एसडी मिश्र अध्ययन दल का गठन किया गया पंचायतों और सहकारी समितियों का कार्यकारी समूह के संदर्भ में। दूसरा, न्याय पंचायतों की अध्ययन टीम का गठन किया गया था जी आर राम गोपाल 1962। जी आर राम गोपाल, जी आर राम गोपाल अध्ययन दल, जी आर राम गोपाल अध्ययन दल 1962। ये हमने सब करवा रखा है, आप लोगों को याद आ रहा होगा। उसके बाद पंचायत राज निर्वाचन संबंधी जो समिति थी 1965 की, के संथानम समिति, के संथानम समिति, ये 1965। उसके बाद में पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र समिति जी रामचंद्रन समिति, जी रामचंद्रन समिति। तो ये समितियां आप लोगों को याद करनी ही होगी। उसके बाद में सामुदायिक विकास और पंचायत राज, ये 1966 की थी, जी रामचंद्रन। और सामुदायिक विकास और पंचायत राज समिति दया चौबे समिति 1976, दया चौबे समिति, ये 1976, ये 1966। अब जरा देखिए 61, 62, 65, 66 और 67, तो क्रम तो इनका वही है जो यहां पर दे रखा है। लेकिन ये क्वेश्चन कितना जबरदस्त हो सकता है, अब आपको प्रश्न उल्टा भी तो पूछा जा सकता है। एसडी मिश्र अध्ययन दल, एक तरफ ये समितियां दी जा सकती है, इनका गठन कब हुआ, अध्ययन दल का गठन कब हुआ, उनके वर्ष दिए जा सकते हैं, किसके लिए किस समिति का गठन किया, इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। और एक ही पेपर में एक नहीं 2 प्रश्न पूछे गए। जरा देखिए आप लोग, निम्नलिखित नगरीय स्थानीय सरकार संबंधी समितियों और आयोगों के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये दूसरा प्रश्न इस संदर्भ में पूछ लिया गया। एक ही एग्जाम में लगातार प्रश्न उठाए जाते हैं, मैं आपको बात पहले ही बता चुका हूं। तो यह है कि जो नगरीय स्थानीय सरकार है उसके संदर्भ में समितियों और आयोगों का जो गठन किया गया उसके कालक्रम के संदर्भ में पूछा गया। तो सबसे पहले है कि राष्ट्रीय नगरीकरण आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया, सीएम कुरिया की अध्यक्षता में किया गया। सीएम कुरिया, सीएम कुरिया, सीएम कुरिया 1985 से 1988 है, ठीक है ना, थोड़ा संशोधन है। दूसरा, नगर निगम प्रशासन में बजट सुधार हेतु किस समिति का गठन किया गया, तो बजट सुधार हेतु गिरिजापति मुखर्जी, गिरिजापति मुखर्जी, गिरिजापति मुखर्जी 1974, ठीक है। तीसरा, नगर निगम कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित थी बीएस मूर्ति, बीएस मूर्ति, बीएस मूर्ति 1965 से 1968। क्योंकि कालक्रम तभी व्यवस्थित कर पाएंगे जब इनका गठन कब किया गया, कब सिफारिश की, ये चीजें भी हम लोगों को पता होनी चाहिए। ग्रामीण नगरीय संबंध समिति का गठन किया गया था एपी जैन की अध्यक्षता में, एपी जैन, एपी जैन 1963 से 1966। और अंतिम आप लोगों के कराधान जांच समिति, और कराधान जांच समिति जॉन मथई, जॉन मथई 1953 में इसका गठन किया गया था। इसने अपनी सिफारिश दी 1954। अब इनके कालक्रम को
व्यवस्थित करने का आप लोग प्रयास करें। तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा ई, क्योंकि देखिए 1953 बाकी किसी का नहीं है, तो सबसे पहले हो जाएगा ई। हालांकि विकल्प तो इसी से हो जाता, उसके बाद में डी। 1953, फिर 1963, 1965, 1974 और 1985। तो ये उल्टा क्रम दे दिया, उसका सीधा दे दिया था। ये तो काफी इजी प्रश्न हो गया, क्योंकि एक का जानकारी है तो आप लगभग सब कर सकते हैं। लेकिन आप इन प्रश्नों की प्रकृति को देखें, इन प्रश्नों के लेवल को देखें और आप खुद महसूस करें कि किस तरीके की समितियां आप लोगों से पूछी जाती है। यहाँ बलवंत राय मेहता समिति नहीं है, यहाँ अशोक मेहता समिति नहीं है, यहाँ जीवी के राव समिति नहीं है, यहाँ सिंघवी समिति नहीं है, यहाँ पीके थंगुन समिति नहीं है। आप कहोगे इन समितियों के नाम आपने क्यों लिए? क्योंकि ये समितियां हम रेगुलर पढ़ते हैं, लेकिन अलग प्रकार की चीजें हैं, बहुत ढंग से इन चीजों को पढ़ने की आवश्यकता है। अगला, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? ये यूपीएससी प्री 2024 में प्रश्न पूछा गया था। नगर पालिकाओं की शक्तियां संविधान के भाग 9 क में दे रखी है, इनकी कैपिटल ए में दे रखी, बिल्कुल बात सही है। 74 अमेंडमेंट के तहत संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया 9A और उसमें 18 अनुच्छेद का प्रावधान किया गया और इसी के तहत भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। दूसरा, आपातकालीन उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 में है, बिल्कुल बात सही है। 3 आर्टिकल में 3 आपातकालीन शक्तियों के बारे में है, अनुच्छेद 352, 356 और 360। संविधान के संशोधन के संबंध में उपबंध संविधान के भाग 20 में है, बिल्कुल बात सही है। आर्टिकल 368 इसके अंतर्गत एक आर्टिकल आता है जिसमें संविधान संशोधन की 2 विधियों का उल्लेख है, जबकि संविधान संशोधन की कुल कितनी विधियां हैं? 3। तो तीनों कथन आपके इसमें क्या है? सही है। मिलान करने का प्रश्न है और आर्टिकल का प्रश्न है। कॉलेज व्याख्याता 2024 में पूछा गया। मैं कहता हूं आज नहीं आने प्रश्न, इसलिए इनके आर्टिकल तो आपको याद करने ही होंगे। पहला डी में देखो, मैंने आपको बताया था 4 डी यानी आरक्षण, तो डी में है आरक्षण, पंचायतों का आरक्षण। कहां गया? ए बी सी डी, अच्छा ये ई होगा, ड का मतलब ई है, ठीक है ना, ई। तो ई में हो जाएगा कार्यकाल, हमने बताया था आपको अवधि, ई यू। देखिए 243 ई और ई के सामने नगर पालिकाओं के कौन सा है आर्टिकल है? यू आ जाता है, तो यू के नाम से हमने याद रखा था अवधि। जी का मतलब ताकत, जी उसी के पीछे लगाते हैं जिनके पास क्या है? शक्ति है। तो अनुच्छेद 243 जी में कौन सी अनुसूची के बारे में प्रावधान है? 11वीं अनुसूची से संबंधित जी है, जबकि नगर पालिकाओं के संदर्भ में 243 जी के सामने आप लोगों के है डब्ल्यू। कौन सा? डब्ल्यू। के यानी करवाना, क्या करवाना? पंचायतों के लिए निर्वाचन, सबसे अधिक पूछा जाने वाला आर्टिकल मैं हर बार आप लोगों को बताता हूं। और यहां 243 के सामने कौन सा है? जेड ए। कौन सा है? नगर पालिकाओं के संदर्भ में जेड ए। और 243 सी यानी संरचना, सी यानी संरचना, और उसके सामने कौन सा हो जाएगा आप लोगों के? 243 पी क्यू आर, तो आर में संरचना हो जाएगी। अब देखिए कौन सा होगा? 1 में 4, तो 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। बी में 2, तो 2 इसमें है, तो इसका उत्तर तो हो जाएगा आप लोगों के 3। तो बहुत ढंग से ऐसे प्रश्नों को याद करने की आवश्यकता है, और जब तक आप लोग आर्टिकल ये याद नहीं करेंगे, मैंने पूरे तुलनात्मक आर्टिकल आपको करवाए हैं, वो याद करने ही करने हैं। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई है? आपको बहुत ढंग से इस बात को समझना है कि अनुच्छेद 243 आई जो कि पंचायतों से संबंधित है, इसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन हेतु वित्त आयोग का गठन, इसकी हेडिंग ही यह है, वित्तीय, इनकी पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने हेतु वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन। तो चूंकि ये पंचायतों से संबंधित है, तो 73 अमेंडमेंट 1992 के तहत ये प्रावधान किया गया, तो इसका उत्तर तो हो गया 73 अमेंडमेंट, लेकिन 73वां संविधान संशोधन। लेकिन कंफ्यूज कहां हो रहे थे हम? 74वें संविधान संशोधन के तहत भी है, तो ध्यान रखना इसके सामने जो आर्टिकल आता है 243 वाई, और अनुच्छेद 243 वाई में हेडिंग जो है वो है वित्त आयोग। क्या हेडिंग है? वित्त आयोग। और अनुच्छेद 243 वाई में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है
कि अनुच्छेद 243 आई के तहत गठित जो वित्त आयोग है वो नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थितियों का पुनरावलोकन करेगा। अनुच्छेद 243 वाई में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि अनुच्छेद 243 आई के तहत जिस वित्त आयोग का गठन किया गया है वो नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनरावलोकन करेगा। तो वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत, किस अमेंडमेंट के तहत किया गया? 73वें संविधान संशोधन के तहत किया गया। 243 आई के तहत इसका गठन किया जाता है और यही वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 243 वाई में इस बात का उल्लेख है। अनुच्छेद 243 वाई में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि अनुच्छेद 243 आई के तहत जो गठित वित्त आयोग है वो नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनरावलोकन करेगा। और अनुच्छेद 243 आई में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि राज्यपाल 1 वर्ष के बाद में जो है इस अधिनियम जो अपना राजस्थान 73वां जो संविधान संशोधन है इसके लागू होने के 1 वर्ष के भीतर वित्त आयोग का गठन किया जाएगा और उसके बाद में प्रति वर्ष, प्रति 5 वर्ष जो है राज्यपाल एक वित्त आयोग का गठन करेंगे। तो बहुत अच्छा प्रश्न था और बहुत ढंग से समझने की आवश्यकता थी। 73वां संविधान संशोधन इसका उत्तर क्या रहेगा? सही रहेगा। अगला, भारत के संविधान के अनुसार भारत में पंचायतों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचायतों के संदर्भ में कथन दे रखे हैं और उनकी अवधि के संदर्भ में कथन दे रखे हैं। और आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 243 ई में कार्यकाल दे रखा है पंचायत राज संस्थाओं का और अनुच्छेद 243 यू में अवधि दे रखी है किसकी? नगर पालिकाओं की। और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है अनुच्छेद 243 ई के खंड 1 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि यदि तत्समय पर्वत कृषि विधि के तहत पंचायतों को विघटित नहीं किया जाता है तो वो अपने प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक रहेगी, इससे अधिक नहीं। यानी कि उनका कार्यकाल प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होगा, उससे अधिक नहीं होगा। अनुच्छेद 243 ई के खंड 4 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि यदि किसी पंचायत को 5 वर्ष की अवधि से पहले विघटित कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसके चुनाव 6 माह में होना जरूरी है। पहले लिखा हुआ है 6 माह में होना जरूरी है। लेकिन जो विघटित होने के बाद में जिस पंचायत का गठन किया जाएगा वो शेष अवधि के लिए रहेगी, शेष अवधि के लिए रहेगी। लेकिन इसका मतलब यह है कि वो 5 वर्ष तक नहीं रहेगी। जैसे कि किसी पंचायत के 2 वर्ष का कार्यकाल होने के बाद उसको विघटित किया जाता तो उसके बाद जो नई पंचायत का जो गठन किया जाएगा वो 3 वर्ष के लिए रहेगा, यानी कि उसका कार्यकाल शेष अवधि के लिए होता है। जबकि हमारे विधानसभा और लोकसभा में शेष अवधि के लिए नहीं होते हैं। चुनाव जब भी होते हैं, चाहे मध्यावधि चुनाव हो रहे हैं, तो वो पूरे 5 वर्षों के लिए होते हैं। वो अलग बात है कि बीच में यदि वो विघटित हो जाती है। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना, बड़े जबरदस्त प्रावधान है इसके अंतर्गत। अगला कथन देखिए, प्रत्येक पंचायत चुनाव परिणाम घोषित होने की तिथि से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। यह कॉलेज व्याख्याता 2024 में प्रश्न पूछा गया था और यह प्रश्न पूछने की एक चरम सीमा है, मैं आप लोगों को कहता हूं। बहुत बारीक से आपने अध्ययन कर रखा है। देखिए, ये तो हम सब पढ़ते हैं कि 5 वर्ष की अवधि होती है, लेकिन 5 वर्ष की अवधि कब से काउंट की जाएगी? चुनाव परिणाम घोषित होने की अवधि या प्रथम बैठक से? ध्यान रखना, प्रथम अधिवेशन से। मैंने पहले ही आप लोगों के यहां लिख दिया कि प्रथम अधिवेशन से इनकी अवधि कितने वर्ष की होगी? 5 वर्ष की होगी। तो प्रथम अधिवेशन अनुच्छेद 243 जो है ई में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है और यह बहुत ढंग से आप लोगों को ध्यान में रखना है कि प्रथम अधिवेशन है, परिणाम घोषित होने की तिथि नहीं है। यह आधा गलत है, आधा सही है। 5 वर्ष सही है, लेकिन यह गलत हो गया तो पूरा कथन गलत हो गया। इतना ढंग से आप किसी चीज को, यह एक और सबक दे रहा है आप लोगों को कि किसी भी प्रश्न को पढ़ना कितनी गंभीरता से जरूरी है। क्वेश्चन को पढ़ना कितना गंभीरता से जरूरी है। यदि आपने ठीक से नहीं पढ़ा, एकदम से पढ़ लिया, जल्दबाजी में पढ़ लिया, तो आपको लगेगा कथन बिल्कुल सही है, 5 वर्ष की अवधि। क्योंकि हमारा मस्तिष्क जो है उन्हीं चीजों को कैच करता है जिसको हमने पढ़ रखा है, जिसको हमने ठीक से पढ़ रखा है। और यहां बिल्कुल हमने 5 वर्ष को बहुत ठीक से पढ़ रखा है, तो 5 वर्ष ही आपके मस्तिष्क में आएगा, बाकी ये घोषित होने की तिथि आपके माइंड में आएगी नहीं। इसलिए अंडरलाइन कर करके 2 बार सरल से सरल प्रश्न को आपको पढ़ना। ये बात मैं कई बार आप लोगों के साथ में साझा कर चुका हूं और संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। आप इन चीजों को बहुत ढंग से तैयार कर सकते हैं। यह प्रश्न इस बात का प्रतीक है कि आपको कैसे पढ़ना है, तैयारी कैसे करनी है, एक एक शब्द का कैसे ध्यान रखना है। और असंभव कुछ भी नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, मैं अक्सर कहता हूं, रसरी आवत जात के सिल पर होत निशान। बार बार प्रयास करने पर आप लोगों में पारंगतता आ जाएगी, आप लोगों में
हुनर आ जाएगा, आप में निखार आ जाएगा, और उस निखार के लिए देखो तपना होगा, उस निखार के लिए तपना होगा। सोना बनने के लिए पहले तपना होता है, तो उसके लिए जो है तपना तो आप लोगों को होगा। तो ये कथन आपके गलत हो गया। अगला, किसी पंचायत की अवधि की समाप्ति से पूर्व यदि उस पंचायत को विघटित कर दिया जाता है, तत्समय पर्वत किसी विधि के द्वारा उसको यदि विघटित कर दिया जाता है, तो विघटित करने के बाद में जो गठित की गई कोई पंचायत उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए बनी रहेगी। किसकी अवधि? जो पहले वाली पंचायत की जो अवधि थी। जैसे कि एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं कि वर्ष 2025 में पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव होते हैं, तो पहली बैठक से इनके कार्यकाल हो गया 2030। अब माना कि 2027 में इसको विघटित कर दिया जाता है, तो 6 माह में चुनाव करवाना जरूरी है। कितने माह में? 6 माह में। लेकिन उसके बाद इसकी अवधि शेष अवधि तक ही रहेगी, 2030 तक ही रहेगी, उससे अधिक नहीं होगी। तो पूरे 5 वर्ष के लिए कभी चुनाव नहीं होंगे, शेष अवधि के लिए चुनाव होंगे। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। बड़ा अच्छा प्रश्न था, बहुत अच्छा प्रश्न था। तो इसमें जो कथन जो है, यहां 1 2 कर देते हैं हम लोग, यहां ए भी कर रखा है हमने, एक ही बात है, ये 1 कर दीजिए, ये 2 कर दीजिए। तो इसमें जो है कथन आपके बी सही है, इनकी 2 सही है, केवल 2 कथन सही है। बहुत अच्छा प्रश्न था, बहुत शानदार प्रश्न था। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला, किस संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी आरएस प्री में पूछा गया, ग्राम विकास अधिकारी के रूप में प्रतिस्थापित किया गया? तो वर्ष 2021 में यह संशोधन किया गया था। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम जो 1994 है, उसमें संशोधन अधिनियम वर्ष 2021 के तहत ग्राम सेवक का नाम वीडियो कर दिया गया। वीडियो, ग्राम विकास अधिकारी। राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में मैं आपको कह चुका हूं कि सबसे अधिक बार यदि प्रश्न पूछा गया तो वो राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में पूछा गया। और आप सब जानते हैं कि अनुच्छेद 243 के यानी करवाना, और ये की बात जेड ए के तहत ये नगर पालिकाओं के चुनाव करवाता है। लेकिन गठन किस अनुच्छेद के तहत कर रखा है? अनुच्छेद 243 243 के तहत, के यानी करवाना, आपको आर्टिकल याद रखना है। और राजस्थान पंचायत राज अधिनियम जो 1994 है, उसकी धारा जो 121 है, उसके तहत 17 जून 1994 को इसकी गठन की अधिसूचना जारी की गई, और 1 जुलाई 1994 को यह अपना कार्य प्रारंभ कर देता है, इनके इसका गठन हो जाता है। तो बहुत ढंग से इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। और यह 1 सदस्यीय आयोग है, 1 सदस्य, जिसका मुखिया है उसको हम कहते हैं निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त कहा जाता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त 1 सदस्य ही है, 1 सदस्य ही है, यह ध्यान रखना। इसका एक सचिव होता जिसको हम कहते हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मुख्य या राज्य निर्वाचन अधिकारी। यह आपको ध्यान रखना है। कार्यकाल इसका ध्यान रखना, इसके संदर्भ में राज्य विधानमंडल के द्वारा प्रावधान किए गए हैं। सेवा शर्तों के संदर्भ में 5 वर्ष की आयु, 5 वर्ष कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले होगा इसका कार्यकाल होगा। अनुच्छेद 243 के में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसी विधि से हटाया जाएगा जिस विधि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि राज्य निर्वाचन आयुक्त का महत्व कितना है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के समकक्ष उनको वेतन भत्ते दिए जाते हैं। तो आइए अब देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया। कथन बिल्कुल सही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त के प्रधानत्व में यह 1 सदस्यीय आयोग है, बिल्कुल ये 1 सदस्यीय आयोग है। दोनों कथन आप लोगों के सही है। अगला, राजस्थान में जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? ये त्यागपत्र वाला मामला एक बार फिर रिपीट करवा देता हूं आप लोगों को। सबसे पहले ग्राम पंचायत में देखते हैं हम वार्ड पंच, वार्ड पंच, उसके बाद में उप सरपंच, उप सरपंच, ये टेबल आपको बना देनी चाहिए, और सरपंच। ध्यान रखना, ग्राम पंचायत के तीनों अपना त्यागपत्र देते हैं विकास अधिकारी को, खंड विकास अधिकारी को, बीडीओ को देते हैं, विकास अधिकारी को, तीनों देते हैं, ध्यान रखना। नंबर 2, उप प्रधान, उप प्रधान और पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वो अपना त्यागपत्र देते हैं प्रधान को,
किसको देते हैं? प्रधान को। आप कहोगे प्रधान किसको देता है? प्रधान। प्रधान अपना त्यागपत्र देता है जिला प्रमुख को। कई बार पूछे गए ये प्रश्न है, कई बार पूछे गए प्रश्न है कि कौन किसको त्यागपत्र देता है। नंबर 4, जो जिला उप जो प्रमुख होता है, उप जिला प्रमुख, केवल मैं उप प्रमुख की लिखता हूं, उप प्रमुख, उप प्रमुख और जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद सदस्य अपना त्यागपत्र देते हैं जिला प्रमुख को या प्रमुख को। यानी इसका मतलब प्रधान, उप प्रमुख और जिला परिषद के सदस्य अपना त्यागपत्र देते हैं जिला प्रमुख को। फिर आप मेरे से प्रश्न पूछोगे जिला प्रमुख किसको देता है? तो जिला प्रमुख देता है संभागीय आयुक्त को, संभागीय आयुक्त को। यह टेबल आपको बनाई देनी चाहिए। ग्राम पंचायत के सभी निर्वाचित पदाधिकारी वार्ड पंच, उप सरपंच, सरपंच तीनों विकास अधिकारी को देते हैं। उप प्रधान और पंचायत समिति के सदस्य प्रधान को देते हैं, प्रधान जिला प्रमुख को देता है, उप प्रमुख और जिला परिषद सदस्य भी जिला प्रमुख को देते हैं और जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र देते हैं संभागीय आयुक्त को। बहुत बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। राजस्थान में जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र देता है संभागीय आयुक्त को। स्कूल व्याख्याता 2013 का प्रश्न है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से विषय 11वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? मैंने आपको बताया है, एक तो 11वीं अनुसूची में जो 29 विषय हैं और एक 12वीं अनुसूची में जो 18 विषय हैं, ये आपको याद करने ही होंगे। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, हम देख लेंगे कितनी बार प्रश्न पूछा गया, आपके सामने आ जाएंगे। बताने की आवश्यकता नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये 29 विषय और ये 18 विषय आप लोगों को याद करने होंगे, तभी ऐसे प्रश्नों का आप जवाब दे पाएंगे। तो 11वीं अनुसूची में पेयजल भी है, पुस्तकालय भी है, बाजार भी है, मेले भी है, परिवार कल्याण भी है, सांस्कृतिक गतिविधि भी है, ग्रामीण विकास भी है, कृषि भी है, ग्रामीण विद्युतीकरण भी है, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था भी है, ग्रामीण आवास भी है, कृषि भी है, पशुपालन भी है, लेकिन पशुधन नहीं है। और इसके कारण यह गलत हो गया। आप लोग जरा इस प्रश्न की गहराई को मापने का प्रयास करें थोड़ा सा। सारे 11वीं अनुसूची में केवल एक पशुधन नहीं लिखा हुआ है, तो यह भी आधा सही है, आधा गलत है। लेकिन पशुधन नहीं है तो यह 12वीं अनुसूची में नहीं हुआ, क्योंकि पूरा जो है विकल्प दे रखा उसको मानकर हमें प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो इसका एक ही इलाज है, 29 विषय हमने दे रखे हैं, 18 विषय हमने दे रखे हैं, आपको याद करने होंगे। अगला, अनुसूचित क्षेत्र पंचायत विस्तार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1996 में पारित किया गया। मैंने जानबूझकर ये लिया, बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो रिपीट हुए हैं और ये देख ली 2013 में आया, पहले भी पूछा गया, हमने शुरुआत में चर्चा की थी।